हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की जो जर्नी चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे आज भी। और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या, बर्नौलीज थ्योरम। क्या है बर्नौलीज थ्योरम? बेटा, जितने भी पाइपलाइंस वगैरह डिजाइन होते हैं, है ना, बर्नौलीज थ्योरम वहाँ पे यूज होती है। कैसे कि आप देखते हो ना, लंबी लंबी पाइपलाइंस, हाँ, गुजरात से दिल्ली तक पाइपलाइन लेके आए हैं, है ना। ये क्या है? ये है आपका कि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ से पाइपलाइन बिछाया और दिल्ली तक मतलब फ्लूइड आ मतलब जो पेट्रोलियम आ रहा है या गैस आ रही है वो आ गई है ना। ऐसा नहीं होता ना। हाँ, क्यों? क्योंकि बीच में उसकी एनर्जी लॉस होती है इतनी लंबे मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करने में। तो कहाँ पर हम पंप हाउस बनाएंगे, मतलब उस जो फ्लो चल रहा है, किसमें, पाइपलाइन में जो फ्लो चल रहा है, उसकी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ती रहे, है ना, फ्लूइड आगे बढ़ता रहे, पेट्रोलियम आगे बढ़ता रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बीच में उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तो पंप हाउस बनाने पड़ते हैं। तो कहाँ पर पंप हाउस बनेंगे, किस पावर के पंप हाउस बनेंगे, ये सब आपके कैसे डिसाइड करते हैं कि किस तरह से डिजाइन किया जाता है, बर्नौलीज थ्योरम को यूज करते हुए। इसके साथ में ही पानी की टंकी आपने देखी है, वाटर टैंक कितने ऊपर बनते हैं, ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको बर्नौलीज थ्योरम आंसर करती है। आप स्प्रे तो करते ही हो, स्प्रे करते हो ना, हाँ, सेंट स्प्रे करते हो। तो ये जो है स्प्रे कैसे काम करता है, ये भी बर्नौलीज थ्योरम पे काम वर्क करता है, इसकी फंक्शनिंग भी बर्नौलीज थ्योरम पर है। इसके साथ में ही और भी, एरोप्लेन जो लिफ्ट करती है, एरोप्लेन को जो लिफ्ट मिलती है ना, कैसे, विंग से, तो वो लिफ्ट कैसे मिलती है, उसमें भी उस लिफ्ट में, मतलब उस लिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि एरोप्लेन जब टेक ऑफ करती है या एरोप्लेन जब हाइट पे, मतलब अपनी हाइट क्या करती है, ऊपर बढ़ाती है ना, हाइट ऊपर जाती है, तो उस टाइम पर क्या चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए। तो वो कैसे मिलता है, ये सब बर्नौलीज थ्योरम से सीख सकते हैं हम। बर्नौलीज थ्योरम मतलब इसको एक्सप्लेन करती है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ, बर्नौलीज थ्योरम आने के बाद में ही किसने, पक्षियों ने उड़ना शुरू किया, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से ही है नेचर में, हमने उससे सीखा है कि पक्षी कैसे उड़ता है, उसको लिफ्ट कैसे मिलती है, और फिर उसके बाद में उसको हम एरोप्लेन में कैसे काम में लेते हैं, एरोप्लेन की जो विंग्स हैं उनको, उससे एरोप्लेन को फ्लाई करवाने में हम कैसे काम में लेते हैं। तो वो बर्नौलीज थ्योरम के बेस पे हम समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बर्नौलीज थ्योरम के बेस पर समझ सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम साथ में कंटिन्यूटी इक्वेशन के साथ में काम करती है। कैसे कंटिन्यूटी, उसके भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने एक तो आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको रिकैप किया था, इसके साथ में टाइप्स ऑफ जो फ्लूइड फ्लो हैं उनको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। लेमिनार फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो क्या होता है, इसके साथ में आपका टर्बुलेंट फ्लो कैसे मतलब क्या होता है ना, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था हमने। इसके साथ में कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमने डिस्कस किया था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कहाँ, बर्नौलीज थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो शुरू करें फिर, चलिए, ग्रेट। देखो ये एक, सपोज ये पाइपलाइन है ना, ये एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट एक पाइपलाइन है और इसमें आपका कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सपोज वाटर पाइपलाइन ही है, वाटर के ले सकते हैं, कोई भी फ्लूइड हो सकता है ना, किसी भी तरह का, इवन गैस भी हो सकती है, गैस की पाइपलाइन भी होती है। तो हम ये कहें कि यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इसमें। बेटा, एंटर नहीं मतलब ये पाइपलाइन का हिस्सा ही है, ये पाइपलाइन चली आ रही, दूर से चली आ रही है, ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे चली आ रही है और ये आगे भी ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब आगे इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से फ्लूइड इस डायरेक्शन में इसमें एंटर कर रहा है। अब क्या करते हैं हम देखते हैं कि भैया यहाँ से इसके हाइट, जो इसकी ये सेंटर लाइन है, पिंक वाली दिख रही है आपको, ये सेंटर लाइन है आपकी किसकी, पाइप की। तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कम है, क्रॉस सेक्शन मतलब हो गया कि ये जो पाइपलाइन कैसी होती है, आपकी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो जो सिलेंडर है, मतलब यहाँ से सिलेंडर आपका कैसा है, उसका डायमीटर या उसके रेडियस कम है, उसका क्रॉस सेक्शन तो क्या हो गया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना। हाँ, ये यहाँ से ये जो बना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे इतना ही है बेटा, सर्कुलर शेप में ना, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पर आपका इस तरह से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आपका इस जगह पर, यहाँ पर पाइपलाइन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि भैया इसमें और यहाँ पर इसकी हाइट, जो सेंटर लाइन की हाइट है, ये पाइपलाइन की सेंटर लाइन है, इसकी हाइट यहाँ पे h1 है और यहाँ पर हाइट बढ़ गई है, ये h2 हो गई। मतलब कैसे कुछ भी रहा होगा कि जहाँ पे हमने पाइपलाइन का ले डाउन की है वहाँ पर क्या हो गया कि स्लोप मतलब ऊपर बढ़ता चला गया इसका। तो इस तरह का केस हो सकता है, या फिर हमें पाइपलाइन को क्या करना पड़ा, हमें लिफ्ट करना पड़ा यहाँ पर, तो वो चीज़ हो सकती है। तो कोई भी केस हो सकता है किसी तरह का भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो जो
लिफ्ट कैसे करवाएंगे, प्रेशर कैसे वेरी करेगा, एनर्जी मतलब वेलोसिटी कैसे वेरी करेगा, इन सब को जो कनेक्ट करती है, मतलब जो एनर्जी जो हमें कितनी प्रेशर देना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको पाइपलाइन को ना, ये सब जो हम बात करते हैं डिजाइन की बात आती है ना, तो उन सबको बर्नौलीज थ्योरम करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो अभी इसमें रिलेशनशिप देखते हैं किस तरह का रिलेशनशिप आएगा। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज यहाँ पर एक सेक्शन ले लेते हैं, ये सेक्शन यहाँ से समझ लेते हैं इसको कि यहाँ से हमने वाटर यहाँ पर आ गया और यहाँ पे सपोज ये वाला जो है ना, ये एक सेक्शन ले लिया हमने, ये सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब क्या करें कि यहाँ पर इस सेक्शन पर हमारा जो एरिया है इसका वो A1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया। वेलोसिटी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो सपोज V1 है, और हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो डेंसिटी है, किसकी, फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है बेटा, कैसा है, इनकम्प्रेसिबल, तो इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, राइट। तो अब मुझे बताओ कि डेल्टा टी टाइम में, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में ये जो है मतलब यहाँ पर जितना भी ये फ्लूइड है इसमें, राइट, ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर कर लेगा, और सपोज ये यहाँ पर आ गया। तो अब हम कहें कि इसमें डेल्टा टी टाइम में कितना लिक्विड पास हो गया, ऑब्वियसली ये वाला जो लिक्विड है, ये वाला लिक्विड है इस एरिया से पास हो गया, राइट। और ये डेल्टा टी टाइम में अगर इसकी वेलोसिटी V1 है, V1 वेलोसिटी हम कह रहे हैं यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें से कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, ये डिस्टेंस कवर कर ली इसने, और ये सपोज डेल x1 डिस्टेंस है, कितनी है, डेल x1 डिस्टेंस है। तो डेल x1 जो डिस्टेंस कवर की इसने, वो डेल x1 आपकी कितनी है, V1 इंटू डेल्टा टी टाइम में कवर की है उसने, राइट, क्लियर है ना। तो वॉल्यूम कितना एंटर कर गया है इसमें, मतलब यहाँ से डेल्टा टी टाइम में जितना वॉल्यूम ये यहाँ से इतना आगे बढ़ा, मतलब यहाँ से सपोज ये बोला जो था क्रॉस सेक्शन, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पहुँच गए ना, ये वाला जो फ्लूइड था यहाँ पर, जो इस एट टी इक्वल टू 0 पर जो फ्लूइड यहाँ पर था वो अब डेल्टा टी टाइम बाद में यहाँ पर पहुँच गया, राइट। समझ में आ रही बात, क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो अब ये मतलब इतना जो ये वॉल्यूम है ये डेल्टा टी टाइम में क्या कर गया, एंटर कर गया। तो वॉल्यूम ये क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो गया, मतलब इसमें कितना वॉल्यूम एंटर किया वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। डेल वी अगर हम कह रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम एंटर कर गया तो डेल वी क्या आएगा बेटा, कितना मास एंटर कर गया, मास भी निकाल सकते हैं, ये डेल वी, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ये डिस्टेंस, इतना ही तो वॉल्यूम एंटर किया है इसने, तो बिल्कुल सही बात है। सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 है इंटू डेल्टा x1, तो ये हमारा हो गया A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, ये तो हमारा क्या आ गया, डेल्टा V, मतलब जो वॉल्यूम इसने एंटर किया है इसमें। अच्छा, इसमें ये देखो, ये जो बर्नौलीज इक्वेशन के लिए आपके मतलब बहुत सारी बुक्स में क्या दिया, थ्योरी दी हुई है, ये डेरिवेशन दिए हुए हैं, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप जो NCERT है, NCERT में आपके बर्नौलीज थ्योरम को बहुत अच्छे से, थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको कम से कम NCERT पढ़नी चाहिए, किसके लिए, बर्नौलीज थ्योरम के लिए। आपके जो NCERT में दिया है उसको अच्छे से गो थ्रू करिए बेटा, अच्छे से रीड कीजिए और समझिए उसको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको इजी वे में समझ में आता है। वैसे हम भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो कुछ डाउट बचेगा भी तो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो ये हमने क्या किया कि इतना वॉल्यूम जो इसमें एंटर किया वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, राइट। अब ये बताओ कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि ये वॉल्यूम डेल्टा टी टाइम में, सपोज हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया इसका, ये क्रॉस सेक्शन लिया हमने यहाँ से, और ये वाला एरिया हमने ले लिया, ये पाइपलाइन का जो हिस्सा है ये हमने इसको सिस्टम मान लिया, क्या कर लिया हमने, सिस्टम कंसिडर कर लिया। सिस्टम क्या करते हैं वो तो हमें पता ही है ना, सिस्टम, हाँ, सिस्टम आपकी कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एक मतलब बॉडी हो सकती है, और जिस पर हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें जो करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी जो भी कुछ हम देख रहे हैं क्या चेंजेज आ रहे हैं, उसको हम मानेंगे सिस्टम। तो ये सिस्टम कह सकते हैं, सिस्टम वॉल्यूम मान लो, इसको कुछ भी कह सकते हो आप, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से हमने इसको लिया, तो सिस्टम में इसमें कितना वॉल्यूम एंटर किया डेल्टा टी टाइम में, ये वाला वॉल्यूम एंटर किया इसमें। तो बेटा ये अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारा जो ये इसका क्रॉस सेक्शन, किसका, ये क्रॉस सेक्शन हमारा यहाँ पर, इसका क्रॉस सेक्शन सपोज A2 है, A2 है, क्या है, A2, और वेलोसिटी यहाँ पर V2 हो गई, क्योंकि क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है आपकी कि भैया जब क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो वो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, चेंज होगी, सिंपल सी बात है।
कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें से जो वॉल्यूम आउट होगा कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसमें से इन हुआ इतना, तो इसमें इतना कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, उतना ही आउट होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि ये जो वॉल्यूम है ये हमारा आउट हो गया, इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है किसमें, इस वाले में, ये डेल्टा एक्स, अगर ये इसको कहें, ये दूरी डिस्टेंस जो है डेल्टा x2 कहें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, तो डेल्टा x2 क्या हो गया बेटा, डेल्टा x2 ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेलोसिटी इनटू कितने टाइम में एग्जिट हुआ है, हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं, हम डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर यहाँ तो आपने इतना लिया और यहाँ पर आपने छोटा लिया x2 को। हाँ, तो ये कैसे है बेटा, ऑब्वियसली यहाँ पे वो आपका जो एरिया है वो कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया आपका ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है। तो इतने टाइम में जो यहाँ पर ये वाला सेक्शन सपोज यही पूरा मूव करके जा रहा है तो डेल्टा टी टाइम में ये यहीं पर पहुँचेगा, राइट। और वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम जो इतना इसमें एंटर किया उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन है, पढ़ चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में, राइट। तो डेल्टा x2 क्या होगा, डेल्टा x2 हमारा होगा, डेल्टा x2 इक्वल टू देखो v1 v2 डेल्टा टी, राइट। और अगर हम कहें कि वॉल्यूम कितना बाहर निकला तो वॉल्यूम बाहर कितना निकला, इसमें से एग्जिट कितना किया उसने, ये अगर हम मान लेते हैं डेल्टा v2 है तो ये आएगा हमारा a2 इंटू a2 तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वॉल्यूम के लिए हम क्या निकाल करते हैं इंटू इसकी जो लंबाई है, लेंथ है वो, सो लेंथ कितनी है डेल्टा x2 इसको सेक्शन की, सो डेल्टा x2 यही तो वॉल्यूम बाहर निकलेगा। सो ये हो गया a2 इंटू v2 इंटू डेल्टा टी, और वॉल्यूम जो बाहर निकलेगा वो बेटा क्या होगा, वो बराबर होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन यही कहती है हमारी, राइट। क्योंकि टाइम बराबर है, टाइम इक्वल है दोनों में, डेल्टा टी टाइम में लिया हमने तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ये भी सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी आ रहा है, राइट। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो इस फ्लूइड को, ये वाला जो फ्लूइड इसमें एंटर किया डेल्टा टी टाइम में, तो इसको कोई पुश मिल रहा है यहाँ से, बिल्कुल सिस्टम हमने ये कंसिडर कर लिया है, तो मतलब सिस्टम को बाहर से पुश मिल रहा है, तो इस पर क्या जा रहा है, जब पुश कर रहे हैं ये वाला फ्लूइड इसको पुश कर रहा है ना, कहीं से भी कर रहा है, यहाँ पे पंप लगा रखा है हमने, पंप से इसको प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जो भी कुछ कहानी है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे प्रेशर हमने लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, और यहाँ पर प्रेशर पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, P2 हो गया, कितना हो गया, P2 ले लेते हैं इसको, P2 कंसिडर, लेट अस अज्यूम इट इज़ P2, यहाँ पे प्रेशर इस सेक्शन पर। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे वर्क कितना होगा इस वाले मास पर, अगर ये dm मास है, डेल्टा m मास है, ये डेल्टा m, तो डेल्टा m क्या होगा, रो इंटू डेल्टा v, ये मास हो गया। जितना मास यहाँ से एंटर किया कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है उतना ही आपका यहाँ से एग्जिट करेगा बेटा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। तो हाँ, तो अब मुझे बताओ कि ये जो मास है इस पर वर्क कितना हुआ, इस पर फोर्स इंटू इसने कितना डिस्प्लेस हुआ, ये तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डेल्टा x1 डिस्प्लेस हुआ। फोर्स कितना होगा, P इंटू एरिया, इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और प्रेशर कितना है, P1 है। सो W वर्क डन, इस पर जो वर्क डन होगा यहाँ पर इस एरिया में, तो वो कितना होगा, P1 फोर्स P1 A1 हो गया, फोर्स हो गया बेटा, इंटू W क्या होता है, W होता है हमारा W इक्वल टू Fx, ये पढ़ा था ना हमने वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में, राइट। और ये हो गया डेल्टा x1 यानी P1 A1 इंटू डेल्टा x1 क्या है, V1 इंटू डेल्टा T, और बेटा ये हमने देखा था ये जो A1 V1 डेल्टा T है ये हमारे किसके इक्वल है, ये डेल्टा V के इक्वल है। सो ये आ गया हमारा P1 डेल्टा V, ये तो W1 की वैल्यू आ गई, W1 आ गया, ठीक है। मतलब इस पर जो ये मास हमने कंसिडर किया, इस पर कितना वर्क हो रहा है, वो कितना वर्क हो रहा है, यहाँ से जो पीछे से जो पाइपलाइन में चला रहा है, प्रेशर चला रहा है ना, उसने कितना वर्क किया। क्योंकि हम कोई भी सिस्टम को देखो, जब हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया, आप ध्यान करो वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, अगर बाय द वे आपने वो मिस कर दिया है तो बेटा एक बार जाके उसको चेक करो कि वर्क डन पॉजिटिव कब लेते हैं और वर्क डन नेगेटिव कब लेते हैं। जब अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, मतलब बाहर से सिस्टम पर वर्क हो रहा है, और सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम हमारा ये वाला पाइप यहाँ से यहाँ तक के पाइप क्या है हमारा, सिस्टम कंसिडर कर दिया, येलो से देखो, येलो से हमने कर लिया ना, हाँ। तो इस पर वर्क ये क्या किया, ये बाहर से वर्क हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इस वर्क को, ये पॉजिटिव वर्क रहेगा हमारा, क्या रहेगा, पॉजिटिव वर्क रहेगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ से, अब ये
ये वाला जो फ्लूइड है, ये वाला, इसको हमने, क्योंकि ये सिस्टम ले लिया हमने यहाँ तक का, तो ये बाहर जा रहा है, इससे बाहर की तरफ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या कौन कर रहा है, इसको बाहर पुश कौन कर रहा है, इधर वाला जो फ्लूइड है ये पुश कर रहा है। और यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो P2 इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना फोर्स इस पर लग रहा है, और डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा x2 डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी है इसका, डेल्टा x2 है। तो लेकिन एक चीज़ देखो कि यहाँ पे मतलब फोर्स कहाँ से मिला, हमारे सिस्टम जो हमने कंसिडर किया वहाँ से फोर्स मिल रहा है। यानी सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पर इस मास पर जो आउट हो रहा है उस मास पे वर्क कर रहा है सिस्टम। यहाँ पे क्या करता है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, बाहर से वर्क हो रहा है ना सिस्टम पर, जो सिस्टम में एंटर कर रहा है मास, तो मतलब उस पर वर्क किया जा रहा है, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। और यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो वर्क होगा, इसको आउट करने में जो वर्क होगा उसकी ताकत कौन लगा रहा है, यहाँ से हमारा पाइप में से जो पानी है वो उसको ताकत लगा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ इस पर वर्क कर रहा है जो आउट होने वाले फ्लूइड पर। बात समझ में आई। यहाँ पे वर्क, इसको इन करने के लिए बाहर से वर्क किया जा रहा है, मतलब किस पे, इस सिस्टम में इन करने के लिए। सिस्टम का कंफ्यूज मत होना बेटा, सिस्टम सिंपल सा है कि हमने इसको एनालाइज करने के लिए कंसिडर किया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने वर्क किया है, यहाँ पे आपका ये वर्क यहाँ से, मतलब यहाँ पे सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क, यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये नेगेटिव वर्क। वेरी गुड, तो ये समझ में आ गई बात। तो W2 अगर हम कहें यहाँ पे वर्क जो हो रहा है, तो W2 क्या होगा आपका, माइनस होगा, क्योंकि वर्क डन आपका ये होगा बेटा। W2 की वैल्यू अगर हम देख लें तो ये आएगी P2 इंटू A2, ये फोर्स हो गया, इंटू डेल्टा x2। तो ये है, और ये कैसा होगा, ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव रख लेते हैं इसको। ओके, माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। और ये क्या हो गया, देखो डेल x2 की वैल्यू मैंने रख दी ना, हाँ डेल x2 क्या है, V2 डेल्टा T। और ये क्या किसके इक्वल है, ये वाली टर्म A2 V2 डेल्टा T किसके इक्वल है, डेल V के इक्वल है। सो ये आ गया माइनस P2 डेल V वॉल्यूम फ्लो रेट, कितने टाइम में, वॉल्यूम फ्लो कितना है, ये वॉल्यूम फ्लो है कितने में, डेल्टा T टाइम में, राइट। तो नेट वर्क डन कितना हो गया बताओ मुझे, नेट वर्क डन हमारा हो गया, चलो चेंज करते हैं, W इक्वल टू, इसको ऊपर करें थोड़ा सा, हाँ। सो नेट वर्क हमारा हो गया W इक्वल टू W1, ये तो सिस्टम पर किया है तो पॉजिटिव, और W2 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये सिस्टम ने किया है। सो इट इज P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। सो ये नेट वर्क डन हमारे पास में आ गया P1 माइनस P2 टाइम्स ऑफ डेल्टा V। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमारा हम ये कहें कि भैया प्रेशर जो है, प्रेशर कौन सी जगह ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है कि वहाँ पर ज़्यादा है, ध्यान करो थोड़ा सा, देखो प्रेशर यहाँ ज़्यादा है कि वहाँ पर ज़्यादा है, ये आपको सोचने के लिए बता रहा हूँ मैं ना। हाँ, एक बार सोच के देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क डन हमने निकाल लिया, कितना आया वर्क डन, वर्क डन हमारा आ गया P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, राइट। ये वर्क डन आ गया हमारे पास में। अब बताओ कि जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम थी उसमें वर्क डन क्या होता है, जो भी वर्क हुआ नेट वर्क डन आ गया, इस सिस्टम पर किया गया वर्क है ना। हाँ, तो नेट वर्क डन क्या करेगा, ऑब्वियसली सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है हमारी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो नेट वर्क डन है W इक्वल टू किस में रहेगा, डेल्टा KE काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस डेल्टा U पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, राइट, यही कहता है। और यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, राइट। सेम मास यहाँ से इतना एंटर किया, उतना ही मास वहाँ से एग्जिट कर दिया सेम टाइम में। तो दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगी ना, हाँ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी बेटा। तो डेल KE निकालें हम, इसमें कैलकुलेट करें डेल KE, ये वाली टर्म डेल KE कैलकुलेट कर लेते हैं चलो पहले। सो डेल KE देखो W हमारे पास में है, ये वाला W है, ये रहा, ये गिवन है। डेल KE हमें कैलकुलेट करना है और डेल U कैलकुलेट करना है। सो डेल KE देखो क्या हो गया, डेल KE क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ M कितना है बताओ, यहाँ पर M लिया हमने, M कितना हो गया
बेटा ये वाला जो वो m है, मतलब इसके काम इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो यहाँ पे एंटर हुआ था जितना फ्लूइड और यहाँ पे एग्जिट कर गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम डेल एम के, तो एम कितना होता है, डेल्टा एम मान लेते हैं इसका मास, तो वो कितना होगा, वेलोसिटी मतलब रो इंटू वॉल्यूम इसका, राइट। तो ये देख, आ जाओ वापस चलते हैं, रो इंटू वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, के। देखो इतना आप कह रहे हो कि सर इसका क्यों कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि बेटा ये जो है हमारा जो इतना वॉल्यूम यहाँ पे एंटर किया है उतना ही बाहर निकला है यहाँ पे। दोनों डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम नहीं, मतलब ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है दोनों क्या है, इक्वल ही है, डेल्टा वी है, तो ये ले लो, इससे निकाल सकते हो डेल्टा वी, मतलब वो चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम एंटर्ड या फिर वॉल्यूम एग्जिट, दोनों बराबर है, तो इससे भी कर लो, दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, राइट। ओके, सो ये यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी फाइनल v2 स्क्वायर, तो ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई जो बाहर निकली है ना। हाँ, नेट काइनेटिक चेंज निकाल रहे हैं हम dm के साथ में, जो डेल्टा m मास के साथ में बाहर निकल गई, सो ये इनिशियल इंटू सेम वे में डेल्टा से मतलब रो सेम है इंटू डेल्टा वी भी सेम है इंटू v1 स्क्वायर, सो ये हो गया हमारा हाफ रो डेल्टा v इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये डेल के ई आ गया हमारा, तो डेल के ई भी आ गया हमारे पास में। डेल यू निकालना है अब हमें। डेल यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है डेल यू। सो डेल यू क्या होगा बेटा बताओ, मतलब ये जो डेल यू होगा हमारा कि ये जो मास में फाइनल जो ये मास एंटर किया था यहाँ से ये बाहर आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, और चेंज क्या होगा कि जो mg इंटू डेल्टा एच क्या हो गया कि दोनों के हाइट में जो है एलिवेशन में जो चेंज है, तो एलिवेशन कहाँ से कंसिडर करते हैं हम, सेंटर लाइन से कंसिडर करते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना, सेंटर ऑफ मास यहीं पे कहीं पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर होगा सेंटर लाइन पे, तो सेंटर लाइन में जो इसमें जो डिफरेंस आएगा उसको देखते हैं हम, राइट। तो क्या हो, उधर कितना हाइट है, एलिवेशन कितना है, h2 है सेंटर लाइन का, यहाँ पर h1 है, तो क्या हो गया बेटा, देखो m कितना है, रो इंटू डेल्टा वी, ये हमारा m हो गया, इंटू g इंटू डेल्टा h क्या है, h2 माइनस m h1, रो डेल्टा v इंटू g इंटू h2 फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया, ये हमारा डेल यू आ गया। अब देख हमारे पास में तीनों टर्म्स है, और डब्ल्यू भी है, डेल के ई भी है, मतलब नेट वर्क डन भी है, डेल के ई भी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो तीनों में ये वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात है। सो अगर हम ये कहते हैं, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं अब, चलो चेंज कर लेते हैं हम इसलिए कलर इसका, ओके। सो डब्ल्यू की वैल्यू ये P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी, चेंज ये क्या है, वॉल्यूम चेंज मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट है डेल्टा टाइम में ना, हाँ वॉल्यूम फ्लो रेट है आपके, ये रो नहीं हाफ चेंज इन के ई, रो डेल्टा वी इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये वॉल्यूम है बेटा, चेंज इन v नहीं है, ध्यान रखना कभी कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। ये वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो एंटर किया वो वॉल्यूम है ना, हाँ, प्लस ये आपका डेल यू ये है, रो डेल्टा वी जी इंटू h2 माइनस h1। अब देखो इनको रीअरेंज करो टर्म्स को, क्या आएगा, P1 वन वाली डेल्टा V, P1 डेल्टा V प्लस हाफ रो डेल्टा V1 स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा V1 स्क्वायर, राइट। प्लस आपका डेल्टा VGH, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो डेल्टा मतलब सॉरी रो डेल्टा VGH1 इक्वल टू हाफ नहीं P2 डेल्टा V प्लस हाफ रो डेल्टा V V2 स्क्वायर
प्लस रो डेल्टा वी जी H2। ये हमारा कंटिन्यूटी नहीं, बर्नौली इक्वेशन आ गई हमारी, है ना। हाँ, बर्नौली इक्वेशन आ गई। लेकिन ये देखो वॉल्यूम आपका यहाँ पर, वॉल्यूम आपका कॉमन है तीनों में। ये डेल्टा वी यहाँ पर भी आ रहा है, 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 इधर ना सब कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा वी से अगर हम इसको डिवाइड कर दें सब जगह पे ना, हाँ, तो क्या आ गया हमारे पास में, ये जैसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। पर यूनिट डेल्टा वी एंटर किया था, अगर हम यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा वी से हम सबको डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ये पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी आ जाएगी, राइट। तो डेल्टा वी से अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये है आपके पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी है बेटा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो दोनों टर्म्स इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ, कि P जो है P1 की जगह हम केवल P कह लेते हैं कि ये जो टर्म है ये आपके क्या है, कांस्टेंट है, राइट। दोनों साइड में इक्वल है, मतलब 1 और 2 पर है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में मतलब टोटल क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा। समझ में आ रही बात, जो ये क्वांटिटी है आपकी प्लस ये और ये क्वांटिटी है, दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे है। दैट मीन्स कि इसका जो सम है ये 0.1 पर है, ये 0.2 पर है, अगर इसका जो सम है ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब तो नहीं, ये मतलब है ना। हाँ, सो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन आ गई, और ये हमारा, इसमें कहेंगे हम कि जो P है आपका, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया था ना, पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम है या पर यूनिट मास है, तो ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गई। यहाँ पे हाफ फॉर फ्लोइंग फ्लूइड है ना। हाँ, ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों निकाला है हमने, क्योंकि फ्लो के केस में हम या तो पर यूनिट मास जाएंगे, हमें कंटेंट तो नहीं है ना कि एक आपका वेसल में मास है या वेसल में आपका फ्लूइड है, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि फ्लो तो फ्लो कर रहा है, तो हम किस में जाएंगे, रेट में जाएंगे, या तो मास फ्लो रेट में जाएंगे या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट में जाएंगे, तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे ठीक से। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। और ये जो हो गई आपकी रो जी एच, ये हो गई आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी किस में है, पर यूनिट वॉल्यूम। मैं पर यूनिट वॉल्यूम को इतना प्रेफरेंस क्यों कर रहा हूँ, मतलब इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ बेटा, सिंपल सी बात है कि हमारे जो फ्लो के केस में जो एनर्जी को कंसिडर करते हैं वो आपकी एनर्जी एक, मतलब मास आपका फिक्स नहीं है, किस में जा रहा है, मास फ्लो कर रहा है, इसलिए हम किस में जाएंगे, अभी मैंने बताया था, या तो पर यूनिट वॉल्यूम में जाएंगे या फिर पर यूनिट मास में जाएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ये तो समझ में आ गई बात आपके। अगर हम इसमें जो इक्वेशन है ये, तो मास के हिसाब से कैसे जाएंगे, हमने कहाँ पर, ये देखो इस इक्वेशन में हमने डेल वी से डिवाइड किया था, अगर हम इसको मतलब वॉल्यूम से डिवाइड किया था, जो वॉल्यूम एंटर कर रहा है, जो वॉल्यूम क्या लीव कर रहा है सिस्टम को, अगर हम इसको मास के टर्म्स में लिखें तो डीएम क्या आएगा बेटा, डीएम मास जो आएगा आपका वो क्या रहेगा, डीएम की बात मैं करूँ, जो मास एंटर किया था वो क्या आएगा, रो इंटू डेल वी, और यही मास सिस्टम को एग्जिट कर रहा है, राइट। हाँ, तो ये अगर मैं इससे डिवाइड कर देता इस इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को, इससे डिवाइड कर देता, तो P1 डेल वी बाई रो डेल वी, यानी कि ये डेल वी कैंसिल हो जाता, राइट। यहाँ से P अपॉन रो 1 बच जाता, क्या बचता, P अपॉन रो 1, ऐसे यहाँ से डेल वी,
तो रो से ये रो भी कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है, डेल वी भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे रो और डेल वी दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बचते हैं, अगर इक्वेशन क्या बनती है उस केस में हमारी बर्नौली इक्वेशन क्या बन जाती, देखो मैं इसको अभी रेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो गुड, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा बेटा आपको। थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं अब। तो ये बनता P अपॉन रो प्लस, देखो रो कैंसिल, डेल वी कैंसिल हो जाता, तो वी स्क्वायर बाई 2g, और वी स्क्वायर बाई नहीं 2g नहीं 2, वी स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका रो कैंसिल, डेल वी कैंसिल, तो बच गया क्या, जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम कांस्टेंट कहोगे सर कांस्टेंट, तो ये मान लो C कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है, इस पर कांस्टेंट की वैल्यू C1 है, तो ये C2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे मान सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो, इसके लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा अब बताओ मुझे, ये जो टर्म्स आ गई, अब ये जो टर्म्स आ गई ये हमारी आई पर यूनिट मास। किससे डिवाइड किया हमने, पहले डेल वी से डिवाइड किया था तो पर यूनिट वॉल्यूम आई, और अब हमने रो इंटू डेल वी से डिवाइड किया है पूरी इक्वेशन को, तो पर यूनिट मास। ये क्या है, मास है, मास dm, राइट, पर यूनिट मास। तो ये इक्वेशन आएगी अब हमारी, इसमें सारी जो टर्म्स आएंगी, अगर हम दो उस पे लगा रहे हैं कंडीशन पे, मतलब दो पॉइंट्स पे हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगी, ये पर यूनिट मास में आ जाएगी। ठीक है, और बेटा एक जो टर्म और काम में आती है आपके, वो आती है जो हम कहते हैं कि P, अगर हम इसको किससे कर दे डिवाइड, mg से डिवाइड कर दे, तो ये हमारा P अपॉन रो जी हो जाएगा, और प्लस ये अपना ये वी स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, प्लस h बच जाएगा, और यहाँ पे कुछ नया कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट ये C3 कांस्टेंट कह लो, है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी, वो कोई बात नहीं है। तो अब इसको बोलते हैं, जब हम इसको हाइड्रोलिक पावर के केस में यूज करते हैं, जैसे टर्बाइंस वगैरह डिजाइन होते हैं, आपके हाइड्रोलिक डैम्स वगैरह डिजाइन करते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, हेड का कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, हेड बोलते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया प्रेशर हेड, इसको बोलेंगे प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। इसको बोलते हैं वी स्क्वायर बाई 2g को, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, राइट। और ये जो h हो गया हमारा, h को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड। तो ये कॉन्सेप्ट जो काम में लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम हाइड्रोलिक डैम्स वगैरह डिजाइन करते हैं, या फिर जो आपका मतलब आपका पाइपलाइन में भी काम में ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर जो मतलब एनर्जी जनरेट पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का जो मतलब डैम प्लस पावर जनरेशन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम जो डिजाइन करते हैं, उसमें हम हेड के कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। ठीक है, चलो तो अब एक चीज़ बताओ मुझे कि यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन हमारे पास में क्या आई, बर्नौली इक्वेशन हमारे पास में आ गई P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हम कहें कि ये 1 है, सो ये 1, ये आपका 1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ, दूसरे पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जो था टोटल एनर्जी ये थी, दूसरे पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल बेटा सिंपल सा, रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब ये बताओ मुझे, अगर मान लो P1 और P2, इसमें 3 केस बन सकते हैं, अगर P1 और P2 आपका सेम हो, या फिर आपका जो काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी कि V1 और V2 सेम हो, और एक दूसरा कि आपका H1 और H2 सेम हो। H1 H2 सेम का मतलब कि क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई आपकी, ठीक है, हाँ पाइपलाइन हॉरिजॉन्टल हो गई आपकी। तो अगर P1 P2 केस सेम कैसे होंगे, आपका जो रिवर का केस है, देखो उसमें क्या होता है, रिवर ओपन होती है, तो उस पर प्रेशर कैसे बढ़ता है, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर करता है ना। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे ले लो, आपकी रिवर जैसे फ्लो कर रही है, सपोज रिवर ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो एक, और ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं, एक तो ये पॉइंट 1 और एक पॉइंट यहाँ पे 2, राइट। तो ये समझो, सपोज कि ये ढलान आ गई कुछ भी ऐसे, है ना, इसमें क्या हो गया कि H की वैल्यू चेंज हो गई, कुछ भी जो भी है H की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो प्रेशर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से, है ना। प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी नहीं, यहाँ पे
एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P एटमॉस्फेरिक P नोट, और यहाँ पर भी क्या लगेगा P एटमॉस्फेरिक P नोट लगेगा बेटा। तो जब ओपन फ्लो हो, मैंने एटमॉस्फेरिक में मतलब एटमॉस्फेयर के लिए ओपन हो फ्लो, तो उस केस में आपका प्रेशर जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा ऐसे केस में, P1 इक्वल टू P2। तो इस केस में क्या बच गया, P1 से P2 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली बच क्या गया बेटा, हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो जी H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो जी H2, और रो देखो सब में कॉमन आ गया, सो V1 स्क्वेयर बाई 2 प्लस जी H1 इक्वल टू V2 स्क्वेयर बाई 2 प्लस जी H2। ये इक्वेशन बन जाती है किस केस में, जब प्रेशर आपका सेम हो, यानी कनाल वाले जो केस हो गया, कनाल में जो फ्लो हो गया या रिवर में जो फ्लो हो गया, मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर है अगर सरफेस आपकी किसकी फ्लो की, तो आपके ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो ये पहला केस आ गया हमारे पास में। अगर हम बात करें कि अब प्रेशर को सेम ना लेके हम कह रहे हैं कि यह जो पाइपलाइन है, पाइप में जो फ्लो है हमारा, उसमें एरिया चेंज नहीं हो रहा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि हमारे यूनिफॉर्म है पाइप के जो रेडियस है ना, हाँ पाइपलाइन ऐसे है यूनिफॉर्म है, तो यानी कि जो पॉइंट 1 हो गया तो यहाँ पर भी एरिया A हो गया और पॉइंट 2 पर भी एरिया A हो गया। जब दोनों एरिया इक्वल है तो क्या हो गया, अगर ये पाइप ऐसे ही नहीं बेटा कि ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, राइट। ये एरिया 1 हो गया जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और ये एरिया आपका 2 हो गया, 2 सेक्शन 2 हो गया जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर भी A है। तो इस केस में क्या हो गया, V1 और V2 ये भी दोनों सेम हो जाएंगी, यानी V1 इक्वल टू V2 हो जाएगी बेटा इस केस में, ऐसे केस में। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, मतलब ये जो टर्म हो गई हाफ रो V स्क्वायर हो गई, और ये टर्म भी हाफ रो V स्क्वायर हो गई, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो उस केस में क्या बनेगा हमारा, लेकिन प्रेशर चेंज होगा। देखो प्रेशर कैसे चेंज होगा, हाइट चेंज हो रही है, यहाँ से सेंटर लाइन की हाइट, ये डेटम है, अगर मान लो ये डेटम है तो ये H1 हाइट है, H1 हाइट है तो ये H2 हाइट हो गई, राइट। तो मतलब प्रेशर में मतलब किस में, ये वाली टर्म भी चेंज हो रही है और प्रेशर भी चेंज होगा, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हाइट पे इसको ऑब्वियसली प्रेशर लगाना पड़ेगा, यहाँ से प्रेशर लगाना पड़ेगा ना फ्लूइड को, तभी तो चढ़ेगा ऊपर, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। ठीक है, या फिर क्योंकि वेलोसिटी हम चेंज कर रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, नहीं तो ये हो सकता था कि वेलोसिटी हेड की वजह से ऊपर चढ़ जाए ये, ठीक है, हाँ मतलब हाइट में चेंज आ जाए, लेकिन वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि सेम है, तो इसका मतलब प्रेशर में जो चेंज आएगा वो एच में चेंज करेगा, इसके हाइट में चेंज करेगा, वही इसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो रो जी H1 ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, अच्छा इसमें नहीं करता हूँ, मतलब इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका P2 प्लस रो जी H2। तो ये देख लेना कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का सेम दिया हुआ है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम दिया है तो उस केस में हमारा हाफ रो भी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी बेटा। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी कर रहे हैं ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन से आ रहा नहीं है, तो हम कैसे निकाला हमने ये A1 इक्वल टू A2, तो मतलब V1 इक्वल टू V2, सिंपल सी बात है। सो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ नहीं, हाफ तो कैंसिल खत्म हो गया, रो जी H2 माइनस H1। ये हमारा दूसरा केस हो गया, सेकंड केस हो गया। अब हम अगर थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि हमारा ओके पेन चेंज कर पाता, तो हमने इसको देख लिया कि प्रेशर सेम है, हमने कहा कि वेलोसिटी सेम है, अब हम करें कि एच भी सेम है भैया। एच सेम होने का मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल पाइप है, अब फ्लो हॉरिजॉन्टल चल रहा है। कैसे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है एक ही ग्राउंड पे, जिसका एलिवेशन सेम है, एलिवेशन चेंज नहीं हो रहा हमारा। अब मतलब पाइपलाइन ऐसे चल रही है आपकी हॉरिजॉन्टल ना, यानी कि H1 जो ये अगर मान लो मैं कहूँ कि ये आपका डेटम है, ग्राउंड है, तो इसकी जो सेंटर लाइन ये हो गई, ये सेंटर लाइन हो गई, तो इसका जो हाइट है ये H1 है यहाँ पर, तो इसकी भी हाइट जो है ये आपकी ये H है, या फिर ऐसे कह लो कि ये H है, तो अगर H1 मान दो H1 मान लो इसको भी, ये भी H1 ही होगी, यानी कि दोनों H1 ये कह लो कि H है, H1 इक्वल टू, और ये कहूँगे H2 इक्वल टू भी H है, ऐसे बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये जो टर्म है रो जी H1 और रो जी H2 दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, और इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ है तो ये कट जाएंगे आपस में। सो क्या बच गया, P1 प्लस हाफ
रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर बेटा, सिंपल। सो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ, ओह ये कभी कभी थोड़ा गड़बड़ कर देता है, ओके, रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारी तीसरी इक्वेशन होगी, तीसरा केस आ गया। तो इस तरह के केस बना सकते हैं, आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये तीन जो केस मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। चौथे केस क्या हो सकता है, वॉल्यूम फ्लो रेट जो है, वॉल्यूम फ्लो रेट की जो मतलब वैल्यू दे सकता है वॉल्यूम फ्लो रेट के टर्म्स में एनर्जी की, एनर्जी हेड की, या फिर जो हेड की बात हम कर रहे थे, हेड वाला क्वेश्चन दे सकता है। उसमें क्या करते हैं, हेड समझा था ना, कि ध्यान है कि नहीं, भूल गए अभी, हाँ ये वाला जो ये प्रेशर हेड इस इक्वेशन पे हो सकता है कि पॉइंट 1 पर पॉइंट 2 पर P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस H1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 बाई 2G, V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस H2। इस तरह से इस पे बेस्ड हो सकती है। या फिर कोई ये कह सकता है कि भाई प्रेशर हेड था तो वेलोसिटी हेड में कैसे कन्वर्ट हो रहा था, तो वेलोसिटी कितनी चेंज आएगा, सिंपल सी इस तरह की बात क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो तो एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं फटाफट इसके। ये देखो, ये है ए फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ मूविंग ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कैसा दे दिया इसने, क्रॉस सेक्शन आपका वेरिंग है, मतलब क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है पाइप का, हॉरिजॉन्टल पाइप है, लेकिन पाइप कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। दैट मीन्स H1 इक्वल टू H2 दे दिया इसने, पहले ही हॉरिजॉन्टल पाइप कह रहे हैं ना, H1 इक्वल टू H2 दे दिया। क्रॉस सेक्शन वेरिंग है तो V1 और V2 सेम नहीं होंगे, विद ए स्पीड ऑफ V मीटर पर सेकंड, स्मॉल v दे दिया, स्मॉल एट ए पॉइंट वेयर द प्रेशर इज P पास्कल। ओके, तो ये कह रहा है हमारा कि P1 इक्वल टू तो P पास्कल है बेटा, और V1 जो है हमारा V1 वो क्या है, वो स्मॉल v है, राइट। ओके, ये तो पॉइंट 1 पर दे दिया उसने, वही मान सकते हो कि भाई हाँ हॉरिजॉन्टल पाइप है तो ये ऐसे कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ये पाइप है ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पर सेक्शन 1, यहाँ पर सेक्शन 2, तो इसकी जो वैल्यू दे दी है यहाँ पे P और स्मॉल v वेलोसिटी। चलो मैं तो इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और क्या आगे क्या कर रहा है, एट अनदर पॉइंट वेयर प्रेशर इज P/2 पास्कल, यहाँ पे P/2 पास्कल है प्रेशर, एंड स्पीड इज v, स्पीड क्या कर रहा है, स्पीड कैपिटल V है। इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो kg पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी आपकी रो दी हुई है, तो रो यहाँ पर भी रो रहेगी, यहाँ पर भी रो रहेगी, क्योंकि फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। अच्छा, बर्नौली थ्योरम में हम क्या मानते हैं, बर्नौली थ्योरम बेसिक बात क्या आती है, बर्नौली थ्योरम में बेसिक ये है कि फ्लूइड को हम आइडियल मान के चल रहे हैं। कैसे, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, पहली बात इनकम्प्रेसिबल है, स्टडी फ्लो है, राइट। इनकम्प्रेसिबल मतलब तो हो गया कि भाई आपका रो कांस्टेंट है, क्या डेंसिटी आपकी वेरी नहीं कर रही है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये हो गया। स्टडी का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पर, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट पर कोई भी पार्टिकल उससे क्रॉस हो रहा है तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, v है, मतलब कोई भी पार्टिकल पास होगा उस पॉइंट से तो मतलब वो v रहेगी, मतलब dv/dt क्या है, 0 है, उसमें एक्सलरेट नहीं करेगा, ठीक है। उस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम वहीं पर रहेगी, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर जितने पार्टिकल पास होंगे वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पर आने पर बाद v होती है तो सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी v रहेगी बेटा। कोई पहले कितनी भी स्पीड से आ रहा था, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, वो एक अलग मैटर है, पर स्पीड अगर वेरी करती है तो फिर लेमिनार फ्लो बचेगा नहीं, स्टडी फ्लो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो है, उसके साथ में नॉन विस्कस होना चाहिए। विस्कस फोर्स हो गया, मतलब विस्कोसिटी, मतलब वही है, विस्कस क्या है आपका, सॉलिड में फ्रिक्शन फोर्स होता है और फ्लूइड में आपका विस्कस फोर्स होता है, वही फ्रिक्शन फोर्स को एनालॉग क्या है, विस्कस फोर्स है आपका, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आपका बर्नौली थ्योरम में कि भैया नॉन विस्कस फोर्स होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए फ्लूइड आपका, ठीक है। हाँ, ये सब कंडीशन होती है बेटा जिसमें बर्नौली थ्योरम आप अप्लाई करते हो। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रो देख लिया हमने, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन की बात कर रहा है, फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। देन v इज इक्वल टू, अच्छा v की वैल्यू पूछ ली इसने, सिंपल क्या करें, दोनों पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे, राइट। तो P1 देखो क्या आ रहा है हमारा, P1 तो P है प्लस हाफ रो V1 क्या है, स्मॉल v है स्क्वायर, H1 H2 है ही दोनों सेम, सो ये P2 क्या है, P2 P/2 है प्लस हाफ रो तो सेम ही है कैपिटल V स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आ गया, P/2 को इधर ले आओ, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए v, तो P/2 ये P/2 बच गया, P/2 प्लस हाफ रो
इज इक्वल टू हाफ रो कैपिटल वी स्क्वायर। सो देखो हाफ है सब में, 2 तो नहीं, सबसे में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारा p प्लस रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं कि v निकालना है तो रो से सबको इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो ये आ गया v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई रो प्लस रो, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सो वी स्क्वायर। और अगर हम v की बात करें सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर दो बेटा इसको, p अपॉन रो प्लस स्मॉल v स्क्वायर। ये हमारी v की वैल्यू आ गई। कौन से v की वैल्यू आ गई? यहाँ पर जो v है ना, इसकी वैल्यू आ गई। ये पूछा इसने। इसमें कोई है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है बेटा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया 3 कंडीशन बनती है, चौथी कंडीशन आपकी हेड वाली बनती है और वॉल्यूम फ्लो रेट वाली बनती है, उसके साथ में मास फ्लो रेट वाली बनती है कंडीशन। ये इसमें है, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन होंगे आपके। अच्छा, तो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन ए हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द प्रेशर फॉल्स बाय 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है। देखो ये शब्द पकड़ा करो, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब क्या कह दिया इसने, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, H1 इक्वल टू H2 दे दिया उसने। पाइपलाइन की बात करें ना, हाँ, तो H1 इक्वल टू H2 दे दिया। और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब क्या आ गया, V1 इक्वल टू V2 दे दिया बेटा। दोनों के 2 कंडीशन आ गई इसमें। तो द प्रेशर फॉल्स बाई 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर आपका फॉल कर रहा है, यानी कि डेल P भी दे दिया उसने। दैट मीन्स P2 माइनस P1, प्रेशर फॉल कह रहा है, तो इसका मतलब P1 माइनस P2 है ना। हाँ, P1 माइनस P2 इक्वल टू 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया, गिवन है। बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दे दी पाइपलाइन में, कितनी, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, राइट। ओके, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज है ही नहीं। व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर केजी। इसमें देखो पर केजी ऑफ ऑयल दिया है ना, हाँ, ऑफ द ऑयल फ्लोइंग एट 2 पॉइंट्स, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 800 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसमें हमारा वाटर ना होके ऑयल फ्लो कर रहा है, राइट। और इसमें पर केजी दिया है इसने, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिया, पर केजी दिया है बेटा। तो क्या इक्वेशन है हमारी बताओ, और पर केजी वाली इक्वेशन ध्यान है या भूल गए? हाँ, हमने मास से उसको डिवाइड किया था, तो P अपॉन रो प्लस वी स्क्वेयर बाई 2 प्लस क्या है GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पर केजी वाली इक्वेशन हो गई हमारी, है ना। हाँ, मास जब हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था तो रो नहीं था उसमें, P प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GH था। यहाँ पे हमने मास से डिवाइड किया, पर केजी में कर रहे हैं ना, पर हाँ, तो रो वी से डिवाइड किया हमने, तो P अपॉन रो और वी से डेल्टा वी कैंसिल हो गया, इधर का वो कैंसिल होगा ना। हाँ, तो रो यहाँ से हट गया, यहाँ से भी रो हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि कंडीशन लगानी है 2 पॉइंट्स के बीच में करनी है, तो हमारा P1 देखो H1 सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी आपका। और ये कह रहा है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अच्छा प्रेशर फॉल कर रहा है, तो बेटा नहीं प्रेशर, ये नहीं कंडीशन होगी, प्रेशर फॉल कर रहा है ना। हाँ, तो H1 यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है, तो ठीक है। तो क्या होगा उसमें, वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, तो ये तो हमने गलत लिख दिया था। हाँ, ये नहीं लिखना है। ओके, हाँ, तो ये आ जाओ, देखो इसमें लगाओ P1 अपॉन रो प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू P2 बाई रो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। ओके, P1 बाई P2 तो हमें दिया हुआ है, गिवन है। सो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बाई रो इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, ये हमारा है आपका काइनेटिक एनर्जी। पूछा क्या है उसने, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है, ये पर केजी में है ना। हाँ, पर केजी है। सो ये हमारा हो जाएगा, ये दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखते हैं, ये हमें पता है डेल P है 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 8 ही रहेगा बेटा। और रो गिवन है हमें, रो कितना है 800 kg पर, ये 800 kg,
तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.01, हाँ 2 से हो गया, हाँ। और ये देखो किस में है, एनर्जी है, तो हमारी एनर्जी किस में आएगी, जूल पर केजी। सो चेंज इन एनर्जी कितना आ गया बताओ, चेंज इन के ई मतलब डेल के ई, ये क्या है डेल के ई ना, हाँ डेल के ई इज इक्वल टू 0.01 जूल पर केजी, ये आ रहा है, राइट। तो वैसे तो आइडियल फ्लूइड के केस में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि हमारा, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दे दिया तो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको इसमें प्रेशर एनर्जी, प्रेशर फॉल कर रहा है, तो प्रेशर फॉल कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रेशर कहाँ जा रहा है, प्रेशर फॉल कर रहा है तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा, दोनों में से आइडियल केस में। तो आइडियल केस में इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो आपके सेम रहे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप दिया तो उसमें तो चेंज हो नहीं सकता किसी तरह का भी, क्योंकि एच पे ही डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, प्लस क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब कि कुछ विस्कस फोर्स वगैरह उसमें काम कर रहे हैं, इसलिए आपका V1 और V2 सेम नहीं होगा इस केस में, ठीक है बेटा। हाँ, अगर आइडियल फ्लूइड आइडियल होता तो फिर सेम हो जाता उस केस में। चलो थैंक्स। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही था। आपको मैं ये समझता हूँ कि जो बर्नौली थ्योरम है, बर्नौली इक्वेशन है, इसके ऊपर आपको कुछ नई इंसाइट्स मिली होंगी, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं और क्वेश्चंस किस किस फॉर्मेट में आ सकते हैं, आपको मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपकी क्या बन सकती है, तो वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हाँ H1 इक्वल टू H2 हो जाए तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, और अगर वेलोसिटी दोनों की सेम दी हो तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी, या फिर प्रेशर अगर आपका ओपन केस वाला जो हो, मतलब कैनाल टाइप का कुछ फ्लो दिया हो, तो उस केस में हम प्रेशर को इक्वल कैसे, प्रेशर को इक्वल लेके काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, हाँ ये कुछ इनसाइड मिली होंगी। पर केजी और पर यूनिट वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, और इसके साथ में जो ग्रेविटेशनल हेड है उसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा आपको, तो कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट जो लेक्चर हो गया, हम बर्नौली इक्वेशंस के जो अच्छी एप्लीकेशंस हैं उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और बर्नौली इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके तब तक के लिए रेडी रहिए और इनको एक बार रिवाइज करना बेटा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और देखो आपके बुक से, आपके एनसीईआरटी से, या फिर आपके जो प्रैक्टिस बुक है उससे आप सोल्व करने की कोशिश करना। कहीं पर दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली आप हमें क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर, मैसेज कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो, राइट। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से करवाना, शेयर करना और लाइक्स बटन दबाते रहना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके।